Hello student, today we will discuss about chapter 3 varied climate. And in this chapter we learn about two important topics weather and climate. In this chapter we learn about what is weather, what is climate and what's factor affected both. So let us start this chapter. Weather can be different many times in a day. आप देखते होंगे जो वेदर है हमारा वह दिन में अलग अलग होता होगा. मॉर्निंग का कुछ और, आफ्टरनून का कुछ और, इवनिंग का कुछ और एंड नाइट का कुछ और. इट कैन बी चिली अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी हॉट बाय मिड डे, रेनिंग इन द आफ्टरनून एंड प्लेजेंट इन द इवनिंग. आप देखते होंगे कि मॉर्निंग का कुछ और वेदर है, आफ्टरनून का कुछ और, इवनिंग का कुछ और एंड नाइट का कुछ और. इन मस्ट प्लेसेस वेदर कैन चेंज फ्रॉम मिनट टू मिनट. ज़्यादातर जो जगह है वहाँ पे वेदर जो है मिनट टू मिनट यानी कि हर पल बदलते रहता है. आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, मौसम की तरह बदल तो ना चाहोगे, है ना. बहुत अच्छा सॉन्ग है कि जैसे मौसम बदलता है वैसे तो नहीं बदलोगे ना. तो जानते हैं कि वेदर है क्या. फाइनली वेदर है क्या. द वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स वेदर जो है एटमॉस्फेरिक एक कंडीशन है और वो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए. जैसे मॉर्निंग का कुछ और, आफ्टरनून का कुछ और, इवनिंग का कुछ और, यानी कि समय के अनुसार बदलते रहना, इसे हम वेदर कहते हैं. अब वेदर्स के लिए कुछ फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, यानी कि जो वेदर बदलते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, जैसे आवर टू आवर चेंज होते रहते हैं, तो यह जो होते हैं ना इसके लिए कुछ फैक्टर वर्क करता है. जैसे फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट द वेदर. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में भी चैप्टर्स में भी है कि नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर. तो आंसर लिखेंगे फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट द वेदर. ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एक जरूर होगा कि नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट वेदर. आंसर में लिखेंगे फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट द वेदर. सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि क्लाइमेट जो है ना ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, एज लाइक सीजन टू सीजन. जैसे गर्मी आया फिर यह कुछ महीनों तक रहेंगे, फिर ठंडा आएगा फिर कुछ महीने तक रहेगा, फिर रेनी सीजन आ जाएगा, बारिश का मौसम, वो भी कुछ महीने तक रहेंगे. तो ये एक समान कुछ महीने तक यानी कि लॉन्ग पीरियड तक के लिए जो टाइम होता है ना उसे क्लाइमेट कहते हैं. क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सभी प्लेस का अलग अलग जगहों का क्लाइमेट जो होता है ना वो अलग अलग होता है. सो द क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका, नीचे आ जाएंगे, क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका वेर इज़ द वेरी कोल्ड इन acute डिफरेंट दैन द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका. यानी कि जो हमारा ऊपर टॉरिड जोन है या नीचे टॉरिड जोन है, यहाँ का जो क्लाइमेट होगा ना बहुत ही कोल्ड होगा कंपेरिजन दैन जो अफ्रीका है. यानी कि जो बीच वाला यानी कि इक्वेटोरियल, यहाँ इक्वेटर देख सकते हैं, इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट होगा यहाँ वो बहुत गर्म होगा, बहुत गर्म. चेंज इन क्लाइमेट रिजल्ट इज चेंज द सीजन्स. For examples, climate describes a very hot summer, a short monsoon, etc. The atmosphere that surrounds the earth is constantly changing. These changes atmosphere are studied, are recorded by meteorologists. जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो है अर्थ का जो सराउंड्स है यानी कि अर्थ के बारे में जो चेंजेस सीजन है उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो सीज़न चेंज होता है उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है मेट्रोलॉजिस्ट. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हु आर मेट्रोलॉजिस्ट. याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बनती है हु आर मेट्रोलॉजिस्ट. इसे हिंदी में अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री कहते हैं. तो मेट्रोलॉजिस्ट के लिए कहेंगे कि मेट्रोलॉजिस्ट इज़ एन एक्सपर्ट इन और ए स्टूडेंट ऑफ मेट्रोलॉजी. अब देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे मॉर्निंग्स में वेदर फॉरकास्ट दिखाता है.
तो ये जो वेदर फोरकास्ट होता है ना, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना वही बनाते हैं, और फिर न्यू चैलेंज वाले सब जो है ना उसको दिखाते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हु आर मेट्रोलॉजिस्ट। तो मेट्रोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट और ए स्टूडेंट ऑफ मेट्रोलॉजी। अभी जो क्लाइमेट होता है ना, इसको भी कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट्स को इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, कि ये सभी जो है ना क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं। देखिए, क्लाइमेट्स को इफेक्ट करते हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स, ये सभी जो है ना फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट को वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेटर है, और ये हो गया हमारा सन, सोलर सिस्टम का सबसे हेड। तो यहाँ देख सकते हैं सन का रे जो है ना, देख सकते हैं यहाँ पे सीधा पड़ता है, यहाँ पे इक्वेटर वाला एरिया में, यानी कि सीधा एकदम सामने पड़ता है इक्वेटर सन का। इसलिए जो इक्वेटोरियल रीजन है, यह वाला जो हिस्सा होगा ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे और कैप्रिकॉर्न के ऊपर, यह हिस्सा बहुत गर्म होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर स्लाइटली पड़ता है, हल्का सा रोशनी पहुँच पाता है, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे तिरछा पहुँचता है सन का रे। इसलिए यह एरिया जो है ना फ्रीज रहता है, जमा हुआ रहता है, इसलिए इसे फ्रिगिड जोन भी कहा जाता है। आप लोग को याद होगा कि यह वाला हिस्सा को फ्रिगिड जोन कहते हैं और यह वाले हिस्से को भी फ्रिगिड जोन कहते हैं। लुक एट दिस अनदर पिक्चर, टॉर्रिड जोन, यानी कि यह इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सन का रे जो है डायरेक्ट पहुँचता है, ठीक है। एंड इससे ऊपर हो गया टेम्परेट जोन। तो ये टेम्परेट जोन जो हो गया ना नॉर्थ साउथ दोनों में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला एरिया में। तो यहाँ पे सन का रे बहुत नहीं पहुँचता है जितना इक्वेटर के पास पहुँचता है, लेकिन यहाँ भी पहुँचता है। लेकिन जो इससे ऊपर है फ्रिगिड जोन नॉर्थ में एंड फ्रिगिड जोन साउथ में, यहाँ पे सन का रे तो समझ लो कि नहीं पहुँचता है। इसलिए वह सारा पूरा का पूरा जमा हुआ एरिया रहता है एकदम। यहाँ पे हमेशा 50 डिग्री 40 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है। और आपको पता है कि पानी को फ्रीज होने में 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और यहाँ पे 40 डिग्री 50 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ अगर जाओगे तो जम जाओगे, इसलिए यहाँ लोग रहते ही नहीं हैं, रहते भी है तो बहुत कम, और परमानेंट सेटलमेंट उनका नहीं होता है। नाउ वी डिस्कस नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर है नेचुरली जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट, प्रॉक्सिमेटली टू द इक्वेटर, इट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो जो डिस्टेंस है इक्वेटर का, यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर्स में क्लियरली, द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट दैन एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ। आई रिपीट, द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट दैन एनी अदर प्लेस ऑफ द अर्थ। यहाँ देख सकते हैं अर्थ का जो अदर भाग है उसकी अपेक्षा इक्वेटर वाला एरियाज में डायरेक्ट सन का रे पड़ रहा है, अदरवाइज में ना कम पड़ रहा है सन का रे, इसलिए यह हिस्सा बहुत गर्म रहेगा। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजिशन इन द रिलैक्सन टू द अर्थ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एरिया जो होता है ना सन के सामने पड़ता है, पोजीशन इसका एकदम डायरेक्ट है। द इक्वेटर इज नियर टू द सन एंड हॉटर बिकॉज द सन हैज़ लेस एरिया टू हीट। इक्वेटर जो है सन के करीब होता है, उसके सामने होता है, जिसकी वजह से एरिया बहुत गर्म होता है, टेम्परेचर देन अदर एरियाज। ऑन द अदर हैंड इट इज़ कोल्ड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ देख सकते हैं फ्रिगिड जोन नॉर्थ पोल, फ्रिगिड जोन साउथ पोल। तो यहाँ पे कोल्ड होगा बिकॉज sun's rays are slanting in these regions and sun are more area to heat up। यहाँ पे सन का रे स्लाइट पड़ता है, तिरछा पड़ता है, पूरा ऊपर नहीं पहुँच पाता है, इसकी वजह से फ्रिगिड रहता है। सेकेंड फैक्टर जो है जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट का, वह है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर दैन द इनलैंड एरियाज। लुक एट दिस पिक्चर। जो सी का एरिया होता है, यहाँ देख सकते हैं कोस्टल प्लेन्स है, इसे बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसे बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ भी एक है अनदर पिक्चर, यहाँ देख सकते हैं एक कोस्टल प्लेन्स हो गया हमारा, यहाँ लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट्स, और इधर हो गया ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो एरिया होगा ना सी से करीब है, यहाँ पता है आपको बे ऑफ बंगाल इधर लिखा हुआ है,
इधर अरबियन सी हो गया, नीचे हमारा इंडियन ओशियन हो गया। तो यह जो है ना सी से निकट है, करीब है, तो यहाँ पे हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा। कंपैरिजन देन इनलैंड एरिया, जैसे ही आप इधर आइएगा ना तो इधर डिजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत हॉट टेम्परेचर मिलेगा। तो इनलैंड एरिया के टेम्परेचर जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट। दिस इज बिकॉज clouds are formed when warm air from the inland areas meets cool air from the sea। और यह होता है जो कोल्ड क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वे बनते हैं जब गर्म हवा जो है ना इनलैंड एरिया से चलती है और ठंडे हवा सी एरिया में मिलता है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। दिस क्लाउड्स गिव रेन इज कोस्टल एरियाज, और यह जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है ना कोस्टल एरियाज में बारिश कर देता है। ऑन द अदर हैंड द सेंटर ऑफ इनलैंड एरियाज इज़ वेरी हॉट। जो इनलैंड एरिया का जो सेंटर होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये सेंटर हो गया, तो ये बहुत हॉट होगा। एंड ड्राई और मॉइस्चर्स फ्रॉम द सी एवोपरेट्स बिफोर इट्स रीच दिस एरियाज। फॉर एग्जाम्पल्स, चेन्नई विच इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ humid and moderate climate in comparison than the Delhi has hot summer and cold winter because it's in inland। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, चेन्नई जो है हमारा, वहाँ पे जो है ना मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि वह जो है ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है, यानी कि वह समुद्र के तट के आसपास है। वहीं दिल्ली जो होता है ना, वहाँ पे समर में बहुत हॉट समर होता है, बहुत गर्म होता है, क्योंकि वे कहाँ है, तो इनलैंड एरिया में है। दिल्ली जो है इनलैंड एरिया में है। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा सी ब्रिज है, लैंड ब्रिज है, तो ये दोनों इसी का कमाल है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का। तो जो सेकंड जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारा वेदर का, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है। ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक से पूछा जाता है कि व्हाट फैक्टर दैट अफेक्ट्स, या फिर नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। याद रखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वेटर, अनदर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो है ना, यह भी हमारे जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करता है। विंड्स इज कॉज्ड बाय डिफरेंट इन एयर टेम्परेचर। विंड्स जो होता है ना, जो डिफरेंसेस एयर टेम्परेचर है उसकी वजह से आता है। एज द एयर हीट अप it rises, cooler air rush to take its place। Cold winds that blow from the sea brings rain। जो cool winds चलता है, जो बहती है, और यही जो है ना रेन का कारण बनता है। winds जो होता है ना वो आते हैं, winds is caused by different in air temperature। जो एयर टेम्परेचर अलग अलग होता है उसकी वजह से विंड आता है। cold winds that blow from ब्रिंग्स रेन्स। जब ठंडा हवा चलता है, जो सी ब्रीज चलती है, वह क्या लाता है, बारिश लाता है। फॉर एग्जाम्पल, विंड्स डैट ब्लो टू ब्रिटेन फ्रॉम कोल्ड इनलैंड एरियाज सच एज द नीदरलैंड आर कोल्ड एंड ड्राई एंड मेक ब्रिटेन कोल्ड। यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स के लिए दिया गया है कि ब्रिटेन में जो ठंडी हवा चलती है इनलैंड एरियाज में, जिससे जो नीदरलैंड है वहाँ पे उसको ड्राई बनाता है और ब्रिटेन को कोल्ड बनाता है। ऑन द अदर हैंड, विंड्स डैट ब्लो टू ब्रिटेन फ्रॉम वार्म इनलैंड एरिया। जब ब्रिटेन में हवा चलती है तो क्या करता है, इनलैंड एरिया यानी कि जो ज़मीनी हिस्सा है उसे गर्म करता है। ऑफ अफ्रीका आर वार्म एंड ड्राई एंड मेक ब्रिटेन हॉट। अफ्रीका से जो गर्म हवा चलती है वह ब्रिटेन को गर्म करता है। नीदरलैंड से जो हवा चलती है वह ब्रिटेन को ठंडा बनाता है, और वही अफ्रीका से जो गर्म हवा चलता है वह ब्रिटेन को गर्म बनाता है। यानी कि अगर गर्म हवा किसी एरिया में जाएगा तो उसे बहुत गर्म करेगा, ठंडा हवा जाएगा तो वो ठंडा बनाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, एसी में जाइएगा तो ठंडा फील होगा, और फिर बाहर आइएगा तो गर्मी फील होगा, क्योंकि बाहर गर्म हवा चलता है और एसी में ठंडा हवा चलता है। फर्दर, विंड्स आर कूल इन द समर एंड मेल्ट्स इन द विंटर। विंड्स जो होता है ना, कूल होता है समर में और मेल्ट्स होता है विंटर में। तो विंड्स भी जो है ना, डायरेक्शन जो हवा का डायरेक्शन है वह भी प्लेस को यानी कि क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। अनदर जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वह है रिलीफ। क्लाइमेट कैन बी अफेक्टेड बाय मोशन। माउंटेन्स receive more rainfall than other areas because the temperature on top of mountains is lower than the temperature at sea level। That is why there is snow on the top of mountains all year around। Height above the sea level is called altitude। तो यहाँ ध्यान देंगे, altitude जो होता है ना, यानी कि जो ऊंचाई होता है, यानी कि हाई
अबव सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, यानी कि जो हाइट होता है ना सी लेवल से जो ऊंचाई होता है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। और जो प्लेस जितना ज़्यादा ऊंचाई पे रहेगा, जैसे पहाड़ी एरिया है, जैसे आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर नैनीताल, मनाली, ये सब घूमने वाला प्लेसेस है, हिली एरिया है, तो हिली एरिया में क्या होता है, बर्फ़ गिरता है। लुक एट दिस पिक्चर, यह जो है ना मनाली का पिक्चर है, तो यहाँ पे क्या है, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिर रहा है। तो यहाँ का जो एरिया है ना हमेशा ठंडा रहेगा, यानी कि जो सी लेवल से ऊंचाई पे एरिया है, यानी कि डिस्टेंस वाला एरिया है सी लेवल से, यानी कि द हायर द प्लेस इज अबव द सी लेवल, वे क्या होगा, ठंडा होगा, कोल्डर होगा, इट विल बी कोल्ड। तो इस एरिया में क्या होगा, ठंडा होगा। This happens because as altitude increases, air becomes thinner and absorbs less heat. जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा ना, टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि इसलिए होगा टेम्परेचर कम क्योंकि हवा जो है ना थिनर होते जाएगा और वहाँ पे बहुत कम हीट होगा, यानी कि हवा में गर्मी बहुत कम ते जाएगा। Therefore, hill station like Darjeeling and Nainital हैव अ कूल क्लाइमेट। इसी वजह से जो दार्जिलिंग है, नैनीताल है, उत्तराखंड है, जो हिली स्टेशंस है ना, जो हिली एरियाज़ है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और बहुत वो ठंडा होता है। तो रिलीफ भी जो है ना एक फैक्टर होता है जो क्लाइमेट्स को इफ़ेक्ट करता है। और अनदर इज़ द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, यानी कि हम जो भी गतिविधि करते हैं, जैसे चिमनियों से धुआं निकालते हैं, गाड़ियों से धुआं निकालते हैं, यह सब फैक्टर जो है ना बहुत इफ़ेक्ट करता है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यह बहुत ही इफ़ेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। हम जो भी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उनका क्लाइमेट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, यह क्या करता है, तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम उत्सर्जन करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना हम प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है ना, ऑक्सीजन लेवल कमता है और हमारा जो ओजोन है, हमारा जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, उसका डिप्लेशन होता है, वे ख़राब होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है और जो हमारा लाइफ के बहुत इफेक्ट करता है और क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट जोन। देख सकते हैं जो डिफरेंट क्लाइमेट जोन है हमारा। लुक एट दिस अनदर पिक्चर, क्लाइमेट जोन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का अलग अलग क्लाइमेट जोन है। The earth is divided into 3 types of climate zone based on distance from the equator. इक्वेटर से दूरी के अनुसार पे 3 क्लाइमेट जोन में अर्थ को बांटा गया है। एक टॉर्रिड जोन, एक टेम्परेट जोन और एक फ्रिगेट जोन। यह 3 क्लाइमेट जोन है हमारा। फर्स्ट, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द कैप्रिकॉर्न इन द साउथ इज द टॉर्रिड जोन। यहाँ देख सकते हैं साउथ में टॉर्रिड जोन है, एक नॉर्थ में टॉर्रिड जोन है। यानी कि जो हमारा इक्वेटर है उससे ऊपर, इक्वेटर है जो हमारा उससे नीचे का जो एरिया है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है उसे टॉर्रिड जोन कहा जाता है। टॉर्रिड जोन आल्सो नोन एज द ट्रॉपिक्स। दिस जोन इज द closest to the equator and the sun is directly overheated at last once during the years in these zones. The torrid zones from the hottest region of the world and include most of Africa, Southern Asia, Indonesia, Northern Australia, Central America, नॉर्थ अमेरिका, ये सभी एरिया जो है ना आते हैं टॉर्रिड जोन में। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा इंडिया जो है ना यहीं पे है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है ना इसी में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना हमारा इंडिया को 2 भाग में बांटता है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना यहाँ से चलते हुए जाती है और इधर गुजर जाती है। तो यह जो है ना हमारे इंडिया को 2 भाग में बांटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के अलावा और ये सभी इंडोनेशिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन साउथन अमेरिका, ये सभी आता है टॉर्रिड जोन में। Another is the regions that lies between the Tropic of Cancer and Arctic circles and the Tropic of Capricorn and Antarctic circle is called temperate zone. ये देख सकते हैं टेम्परेट जोन। पर फिर से देखेंगे यह जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जस्ट ऊपर, यह एरिया को हम बोलते हैं क्या, तो टॉर्रिड जोन। तो इंडिया भी आता है इसी में, क्योंकि कैंसर से नीचे इंडिया का आधा भाग है और आधा भाग ऊपर है, तो हो गया टॉर्रिड जोन। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है उसे टॉर्रिड जोन कहते हैं। एंड अनदर इज़ द टेम्परेट जोन।
तो टेम्परेट जोन जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो पूरा एरिया है, यानी कि टोरिड जोन से जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और टोरिड जोन से जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं क्या? टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो है ना सन जो है डायरेक्टली नहीं पहुँचता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम पहुँचता है सन का रे। लुक एट दिस अनदर पिक्चर। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि टेम्परेट जोन का हिस्सा, और नीचे भी हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया टेम्परेट जोन का हिस्सा। तो यहाँ पे सन का रे उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं पहुँचता है। इस एरिया में आते हैं यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थन एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये सभी जो है ना टेम्परेट जोन में आते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये सभी इस एरिया में आते हैं। एंड थर्ड जो है हमारा पोलर रीजन, जो ये फ्रिगेट जोन वाला हिस्सा है, यानी कि 66 1/2 डिग्री वाला जो हिस्सा है, यह हिस्सा जो है ना हमारा आता है इसी में पोलर रीजन में, यानी कि फ्रिगेट जोन। इस एरिया में आते हैं कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, ये सभी जो है ना इस एरिया में आते हैं। और यहाँ पे सन का रे जो है ना बहुत कम पहुँचता है, तो इसी वजह से ये पूरा फ्रीज रहता है। दीज एरियाज एक्सपीरियंस द मिडनाइट सन व्हेन द सन डजंट राइज और सेट फॉर 24 आवर्स। कुछ हिस्से तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 6 महीने तक दिन और रात होता है, तो इस वजह से यह पूरा जमा हुआ एरिया रहता है। तो यह 3 हो गया हमारा क्लाइमेट जोन। कौन कौन? तो फ्रिगेट जोन और टेम्परेट जोन एंड टोरिड जोन। याद रखेंगे, टोरिड जोन इक्वेटर से जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, टेम्परेट जोन हो गया हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और फ्रिगेट जोन से नीचे, नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ जो टेम्परेट जोन हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे और फ्रिगेट जोन से ऊपर का हिस्सा हो गया टेम्परेट जोन। देख सकते हैं यहाँ दोनों। एंड फ्रिगेट जोन सबसे ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ की तरफ और सबसे नीचे वाला हिस्सा साउथ की तरफ। तो ये हो गया हमारा 3 क्लाइमेट जोन्स। तो स्टूडेंट चैप्टर 3 में बस इतना ही, एंड आई होप यह वीडियो आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में, अर्थ का जो डिफरेंट एरियाज है उसे समझने में, जो डिफरेंट क्लाइमेट है उसे समझने में। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। सो एंड अनदर थिंग्स, जो न्यू स्टूडेंट है वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ मिलता रहे जल्दी से जल्दी। सो enjoy this video. Have a wonderful day.